ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर न तो कोई सरकार ध्यान देती है और न कोई नेता। लेकिन एक नया संगठन बना है जिसने पढ़ाई, कमाई और दवाई को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की है, ताकि युवाओं की आवाज़ उन नेताओं तक पहुंच सके, उन सांसदों तक पहुंच सके, उन मंत्रियों तक पहुंच सके जो इसके जिम्मेदार हैं। और उस संगठन का नाम है युवा हल्ला बोल, जिसने पिछले कुछ साल में जितने भी भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई हैं उनको लेकर के एक आवाज़ उठाई है। तो आज हमारे साथ उसी युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन हम अनुपम से उनका समाधान जानने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर इनकी बात, इन युवाओं की बात नेताओं तक पहुंच जाए, सांसदों तक पहुंच जाए, कानून बनाने वालों तक पहुंच जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो शुक्रिया अनुपम भाई वक्त देने के लिए। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। प्रॉब्लम तो बहुत है। आपने नीट देखा, यूजीसी नेट देखा। यूजीसी नेट तो महज एक भर्ती पेपर भी नहीं है ना, वो तो भर्ती परीक्षा नहीं है, वो तो एक डिग्री है कि आप उसके बाद जेआरएफ कर सकते हैं, आप उसके बाद पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ये तो आसान काम था कराना, क्यों हुआ? ये दो ही नहीं, आप देखिए ना, CSIR का जो नेट की परीक्षा होती है, जो एनटीए करवाता है, उसका भी वही हाल है। जो नीट पीजी की जो परीक्षा थी, वो परीक्षा होने से 10 घंटे पहले, और उस परीक्षा को देने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि कई डॉक्टर्स होते हैं MBBS किए हुए, या कई ऐसे हैं जो विदेश से आ रहे थे, फ्लाइट की टिकट्स जिनकी थी, कई ऐसे थे जिन्होंने होटल के कमरे में बुकिंग करा ली और पता चलता है कल सुबह जिसके लिए शहर में आए हैं वो जिस एग्ज़ाम के लिए, उसको रद्द कर दिया गया। पिछले जब से ये नई सरकार बनी है, ये जो तीसरी मोदी जी की सरकार है, इसी कार्यकाल में सिर्फ NTA की 4 परीक्षाओं पे इतना गहरा असर पड़ा है। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप इतने संवेदनशील और इतने गंभीर विषय पे बातचीत चर्चा कर रहे हैं, जिस पर मेरा आज भी मानना है कि अपर्याप्त बहस होती है हमारे देश में। इसकी जितनी गंभीरता है, इस विषय का जितना प्रभाव है देश के नागरिकों के, युवाओं के जीवन पे, उतनी चर्चा बहस न संसद में होती है, न राजनीति में होती है, और न मीडिया स्पेस में होता है, अनफॉर्चुनेटली। तो आप कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया आपका। देखिए, समाधान की बात आपने की है, मैं भी चाहता हूं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाधान की बात करें। हमारा पूरा आंदोलन ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहा है, डे 1 से। आपने ऑब्जर्व किया है, जितने भी लोगों ने हमारी गतिविधियों को, हमारे आंदोलन को पिछले 4-5 साल में ऑब्जर्व किया होगा, उनको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये इस आंदोलन में, या अनुपम जब भी कोई बात कर रहा होता है, वो सिर्फ कोई कमी पॉइंट आउट नहीं कर रहा होता है। ये हल्ला बोल नाम है, तो हम सिर्फ हल्ला बोल नहीं कर रहे हैं, हम असल में समस्या के समाधान की दिशा में बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने बात कही कि क्या सरकारों तक, भर्ती बोर्डों तक, आयोगों तक, अधिकारियों तक, नेताओं तक बात पहुंचेगी? मेरा मानना है कि बातें तो पहुंच चुकी है। देखिए, समस्या इसमें नहीं है कि समाधान को लेकर जो सही लोग हैं उन तक बात पहुंच रही है कि नहीं, बात उन तक पहुंच रही है, उनको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। दिक्कत है कि जब कोई समस्या होती है और आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कि समस्या है, जिसको एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं, आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि समस्या है, तो फिर उसका समाधान क्यों निकालेंगे आप? समाधान तो तब निकाला जाता है ना, पहले इस बात पे तो सहमति बन जाए ना कि एक समस्या है। मान लीजिए हमारे आपके घर के बाहर जल जमाव हो जाए, अभी मानसून का सीजन शुरू हो रहा है, अब बहुत सारे आपके दर्शक रिलेट कर पाएंगे इस बात से। मान लीजिए हमारे घर के बाहर जल जमाव हो गया, पानी जम गया, तो अगर हम उसको जल जमाव मानेंगे तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे, और अगर उसी जल जमाव के सामने एक बोर्ड लगा देंगे, डल झील का बोर्ड लगा देंगे, तो फिर उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम कहेंगे कि कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर के सामने इतनी सुंदर सी झील बन गई है, तो हम उसको समस्या मानेंगे ही नहीं। तो 2 तरीके हैं ना किसी चीज़ को देखने के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये नीति नहीं, नियत का मसला है? बिल्कुल नियत का मसला है, और नीति तो बाद की बात है, नियत से ही शुरुआत होती है। अगर आपकी नियत सही है, फिर आप नीति पे जाते हैं, और फिर आपकी राजनीति अलाइन हो जाती है उस नीति के अनुसार। प्रॉब्लम यहाँ पे नियत की ही है। हम तो लगातार कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर जो समाधान हो सकता है, भर्ती परीक्षाओं के टाइम बाउंड और फेयर बनाने की जो विधि हो सकती है, उन सब पे जितना चर्चा किया जा सकता था, आप चाहेंगे तो उस पर बहुत विस्तार से बात हो जाएगी। हमने कमिटीज़ बना के, एक्सपर्ट्स को बिठा के, क्या सोल्यूशन हो सकता है, सारी चीज़ें निकाल के भर्ती बोर्डों तक, आयोगों तक, सरकारों तक सब चीज़ भेज दिया है, सबसे बात कर लिया। मीडिया में
पब्लिक स्पेस में, सभाओं में, यात्राओं में जितनी चर्चा करनी थी कर ली, लेकिन आप मानेंगे ही नहीं समस्या है तो फिर समाधान कहाँ से निकालेंगे? आप कहते रहिए कि बहुत सुंदर अच्छे दिन आ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे देश में, तो फिर कैसे समस्या का समाधान? ये इतनी सारी समस्याएं तो पिछली सरकारों में भी थी, सारी सरकारों में थी, और इसी का समाधान तो एनटीए बन के आया, जिसके लिए आप लोगों ने भी आंदोलन किया, आप लोगों ने भी लड़ाई की, और फिर एक एनटीए का स्वरूप बाहर आता है मोदी सरकार में कि अब फ्री एंड फेयर एग्जाम होंगे, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। और यही एनटीए है जो कम से कम 4 बार तो फेल हो चुका है, जो सामने है, पीछे का नहीं पता है कि कितना हुआ होगा ये। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। आप देखिए, हमारे हल्ला बोल आंदोलन का जो पहला बड़ा आंदोलन था, जिसमें हमने एसएससी की गड़बड़ियों के खिलाफ देशव्यापी एक आंदोलन किया था, उसमें हमारी एक प्रोमिनेंट डिमांड थी, एक मांग थी कि एक सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग एजेंसी होनी चाहिए सरकार के पास। उस मांग के पीछे का तर्क ये था कि हमारे देश में जो परीक्षाएं कंडक्ट की जाती है, उसमें सरकारें क्या करती है कि परीक्षाओं को कंडक्ट करने का काम जो है उसको आउटसोर्स कर देती है। वो किसी प्राइवेट फर्म को, किसी आईटी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया जाता है। और जब कोई पेपर लीक हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई शोर शराबा हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि उस प्राइवेट कंपनी के किसी कर्मचारी को पकड़ के डाल दिया जाता है जेल में, और सरकार कहती है कि हमने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया उस प्राइवेट कंपनी को, और सरकार पे कोई छीटा नहीं पड़ता, कोई जवाबदेही नहीं, कहती है कि अब हम दूसरी कंपनी से कराएंगे। हमने कहा कि भाई क्यों आपको आउटसोर्स करना है इतना इंपॉर्टेंट काम? ये कोई सीजनल काम तो है नहीं, परीक्षाएं तो आपको हर साल लेना है। इसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सरकार के पास होना चाहिए। इस देश में अगर प्राइवेट फर्म्स हो सकते हैं छोटे छोटे, जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं को कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने देखा है टीन टप्पर में जो सिर्फ टीन लगा हुआ है, 4 तो कंप्यूटर रखा हुआ है, आप जा रहे हैं। वही मैं बात कह रहा हूँ कि जब इस देश में छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बड़ी परीक्षाओं को कंडक्ट कर सकते हैं, तो हमारे सरकार के पास ये क्षमता क्यों नहीं कि हम एक ऐसी एजेंसी बना के रखें जो उन परीक्षाओं को कंडक्ट कर सके? उसी तर्क से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का निर्माण हुआ था। मेरा अभी भी मानना है कि एनटीए एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ बनाया गया एक एजेंसी थी, जिसके पास वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसकी मदद से परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराया जा सकता है, वो सारा सिस्टम है जिसके द्वारा कराया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में मुझे पता चल रहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन इन्होंने कैसे सोसाइटीज़ के तौर पे किया है, उसमें भी कुछ खेल किया है कि वो आरटीआई में ना आए। मैं अभी उसके डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अब वो निकलेगी बात तो फिर समझ में आएगा कि क्या उसके पीछे क्यों इस तरह किया गया था। फिर इसमें भी तो यही समझ में आ रहा है कि आउटसोर्स किया गया, इसमें भी 20 लाख रुपए की सैलरी पे आदमी रखा गया, ठेका दे दिया गया, और फिर वैसे ही पेपर वही है ना कि आप जिस कोर ऑब्जेक्टिव के लिए एनटीए का गठन कर रहे थे, अगर आपने एनटीए गठन करके वही काम कर लिया है तो फिर जरूरत ही क्या थी फिर इतना कुछ करने की? अगर आप आउटसोर्स करने के काम से बचने के लिए एनटीए का गठन कर रहे थे कि एक सरकार के पास अपनी एक एजेंसी होगी, और एनटीए में अभी आपने सब कुछ आउटसोर्स ही कर दिया, तो फिर जरूरत क्या थी एनटीए की? फिर वही काम करते रहते हैं। फिर नाम बदला, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सुंदर सा नाम रख दिया, दिखा दिया कि आप कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति देखिए क्या है। तो ये बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए भी है कि ये किसी एक परीक्षा की बात होती है, नीट की ही बात है, 24 लाख अभ्यर्थी थे। ये सिर्फ 24 लाख युवाओं की बात नहीं है, आप 24 लाख परिवारों की बात है। जब किसी एक परिवार में 5 लोग हैं, आप 1 करोड़ से ऊपर के हो गए। एक मेडिकल की परीक्षा की तैयारी जब कोई एक लड़का, एक लड़की जब कोई कर रहा होता है 2-2, 3-3 साल तक, तो वो सिर्फ वो अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर रहा, उसकी पूरी फैमिली तैयारी कर रही होती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सब तैयारी कर रहे होते हैं। जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, वो कोई अपनी जमीन बेचकर तैयारी करा रहा होता है, कोई अपना पेट काट कर तैयारी करा रहा होता है। शहर में अपने गांव कस्बे से दूर किसी शहर में कोचिंग कराने का कितना खर्चा है, दूर रहने का कितना खर्चा है, वो एक अनइमेजिनेबल स्केल की बात है। तो ये सिर्फ 24 लाख की बात नहीं है, उन परिवारों की बात है। और मैं मानता हूं कि सिर्फ 24 लाख परिवारों की भी बात नहीं है। देखिए, जब इस तरह की खबरें आती हैं तो एक हर जगह एक संदेश जाता है। वो संदेश ये जाता है कि यार इस सिस्टम पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ परीक्षा तंत्र की बात नहीं है, तंत्र की बात हो रही है। परीक्षा तंत्र तो वो माध्यम है जिसके जरिए इस देश के युवाओं का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा। और आप समझिए, जब हमारे डेमोक्रेसी में देश के युवाओं का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा, इससे भयावह कोई बात हो सकती है क्या? फिर तो डेमोक्रेसी कहाँ है? इससे खतरनाक क्या बात हो सकती है? तो आप इस देश के तंत्र पर युवाओं का भरोसा जो खो रहा है उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और पेपर लीक तो इतना जघन्य अपराध है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि कितना बड़ा अपराध है ये हमारे देश के बेहतर भविष्य की संभावनाओं के साथ खिलवाड़ है। सिर्फ
उस युवा के भविष्य की बात नहीं हो रही है। आप देखिए, नीट का पेपर लीक होता है तो ये नहीं है कि कोई नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, आप इस देश की मेडिकल व्यवस्था आने वाले समय में क्या होगी उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जब शिक्षक भर्ती का पेपर लीक होता है तो सिर्फ ये नहीं, उन युवाओं की बात नहीं हो रही है, पूरे एजुकेशन सिस्टम पे उसका क्या असर पड़ेगा इसकी बात हो रही है। तो इससे ज़्यादा तो देखिए, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। और ये मैं मानता हूँ कि ये कोई स्पोरेडिक इंसिडेंट नहीं है, मतलब ये छिटपुट घटना नहीं है कि किसी ने कर लिया, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये संगठित अपराध है। और ये संगठित अपराध हो ही नहीं सकता जब तक कि सत्ता में बैठे किसी न किसी व्यक्ति का आशीर्वाद ना हो। इसके बिना ये संगठित अपराध। अब तो देखिए ना, जो नाम सामने आ रहे हैं खुल करके, वो बिहार, दिल्ली और गुजरात, ये 3 प्रदेशों से बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं जो हर भर्ती परीक्षा में लीक हैं, कोई संजीव है करके बिहार का। एक चीज जो इसमें, इस पूरे मसले पे जो सवाल है कि अगर सरकार की नीयत बाय द वे सही भी हो जाती है, जो इस मकसद से एनटीए बना था, फिर ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए? संजीव को, कुछ एनटीए के अधिकारी ही अगर करप्ट हो जाए तो उनको कैसे रोका मुझे लगता है अभी भी वो सारे नाम नहीं आए हैं जिनको बाहर आना चाहिए था। ये जो कुछ नाम आ गए हैं बाहर, और जिन नामों को लेकर फिर हम लोग और सब लोग खेलते रहेंगे कि ये नाम है, वो नाम है, वो नाम है, ये सिर्फ बड़ी मछली को बचाने की कवायद है। बड़ी मछली को बचाने की कवायद है। मुझे चिंता ही यही है कि ये पूरी जांच में अंततः क्या होगा कि किसी ऐसे आदमी को पकड़ लिया जाएगा जिसके हॉस्टल में उन छात्रों को रुकाया गया था जिनको क्वेश्चन पेपर दिया गया था। किसी ऐसे को पकड़ लिया जाएगा जो उस हॉस्टल से सेंटर तक उन अभ्यर्थियों को ले जाने की जिसकी जिम्मेदारी थी। किसी ऐसे को पकड़ाया जाएगा जिसने उनके खाने की व्यवस्था की थी। ठीक है, आप पकड़िए, ये सब कॉम्प्लिसिट है, मान लेते हैं, लेकिन इन्होंने, ये नहीं है सरगना, ये तो उस पार्ट है, उस मशीनरी का पार्ट है। तो ये जितने नाम आ रहे हैं ना, ये कोई सरगना नहीं है, इनके कारण पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक हुआ है इसलिए ये सब उसमें कॉम्प्लिसिट है। पेपर लीक किसके कारण हुआ है? जब ये बात होगी, देखिए ईमानदारी से अगर ये बात करना है तो जो प्रश्न पत्र एनटीए के पास है, देखिए नीट के मामले में कई लेयर्स पे गड़बड़ी है, इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात, जिस परीक्षा में आमतौर पे एक स्टूडेंट 2 या एट मैक्स 3-4 स्टूडेंट टॉप करता था किसी भी साल, उस परीक्षा में एकाएक 67 स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं। 720 में 720, 720 में 720। ये खुद में संदिग्ध है। ये काफ़ी है कि अगर बाहर नहीं तो कम से कम एनटीए या सरकार को इसको अंदर ही जांच कर लेना चाहिए था इसी मामले पे कि भैया ऐसा कैसे हो गया है। दूसरी बात, जो टेक्निकली इम्पॉसिबल स्कोर है, जैसे कि सही जवाब देने पे किसी भी प्रश्न के 4 मार्क्स थे और गलत पे -1 -1 था। इसका मतलब जिसको 720 नहीं आएगा उसका सेकंड बेस्ट स्कोर होगा 716, क्योंकि उसने एक प्रश्न छोड़ दिया। गलत किया तो 715 और छोड़ दिया एक तो 716। 718 किसी को आ ही नहीं सकता है, 719 किसी को आ ही नहीं सकता। इस परीक्षा में छात्रों को 718 मार्क्स आए, 719 मार्क्स आए। अब ये तो सिर्फ अंदर की जांच का मामला नहीं है, तो सामने आंखों के सामने है कि भाई इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। अब सवाल पूछा जाता है तो एनटीए कह देती है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया। मतलब इस जवाब के अलावा कोई और जवाब धरती पे है ही नहीं, है ना, कि आपने पकड़ लिया तो एक आफ्टर थॉट की तरह एक जवाब दे दिया कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया। ये हाई स्कूल का एग्जाम ले रहे हैं क्या कि एक नंबर से फेल हो रहे हैं, 33% कर दो। 4वीं-5वीं की परीक्षा है कि हैंडराइटिंग अच्छी लगी सर को तो 2 मार्क्स ज्यादा दे दिए। नीट की परीक्षा हो रही है भाई, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है नेशनल, उसमें आपने ग्रेस मार्क्स दे दिया। क्या प्रोविजन था ग्रेस मार्क्स का? कोई नियम था इसका? क्यों दे दिया? किस आधार पे दे दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पकड़ा तो कहा कि नहीं, इतने बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया तो उसका फिर से परीक्षा कराइए। पता चला जब फिर से परीक्षा हुई तो 50% के लगभग बच्चे आए ही नहीं परीक्षा देने। क्यों नहीं आए? ग्रेस मार्क्स ऐसे ही दे दिया था। अब ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय जो है एनटीए में, वो किसने लिया? संजीव मुखिया ने लिया। वो जो 3-4 नाम घूम रहे उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया। ये हम लोगों को खेलने के लिए नाम छोड़ दिए गए हैं मार्केट में कि ये 2-4-5 बिहार कनेक्शन, गुजरात कनेक्शन, यहाँ कनेक्शन। अरे कनेक्शन सरकार में बैठा हुआ है, जिसके हाथ में पेपर होगा, जिसने जांच की होगी और जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार है, जिस आदमी के पास ये फैसला लेने का अधिकार है कि 14 जून को जो रिजल्ट आने वाला था उसको हम 4 जून को करवा देंगे, ये फैसला लेने का अधिकार आप बताइए एनटीए के चीफ को भी नहीं होगा, शिक्षा मंत्रालय के पास होगा ये फैसला लेने का अधिकार। शिक्षा मंत्री
या शिक्षा सचिव की मर्जी के बिना नीट का परीक्षा जिसको 14 जून को जिसकी रिजल्ट की घोषणा होनी थी, निर्धारित तारीख, उसको आपने 4 जून को रिजल्ट घोषित किया। अमूमन जो होता है वो लेट ही होता है, 14 दिन के 30 हो सकता था। 4 जून को क्यों किया? 4 जून को क्या हो रहा था? क्योंकि हम सब लोग व्यस्त थे 4 चुनाव जून में। को पूरा देश व्यस्त था लोकसभा चुनाव के परिणाम में। आपको क्या जरूरत? हमें खुद नहीं पता चला, हम इसी मीडिया में हैं। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सिर्फ वो छात्र जिनको समझ में आ रहा है वही सर पीटते रह जाएंगे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि सबको तो ये लगा हुआ है इतनी सीटें होंगी कि उतनी सीटें होंगी, 295 होंगी कि 272 होंगी, पूरा देश इसमें लगा हुआ था। आपने 14 जून को जो रिजल्ट आना था उसको 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया। ये फैसला संजीव मुखिया ने लिया। ये फैसला किसने लिया? ये किसी गोधरा के एग्जामिनेशन सेंटर के मालिक ने लिया? ये किसी हॉस्टल के ओनर ने लिया? ये हम क्या इधर उधर की चर्चा कर रहे हैं? अगर समाधान निकालना है तो समस्या की जड़ पे जाना पड़ेगा। इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि नीट के मामले में जिन लोगों ने गड़बड़ी की है वो सत्ता में बैठे हुए हैं, फुल स्टॉप। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, और तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि और कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र होकर सोचेगा, अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सोचेगा, किसका समर्थन करते हैं, किसकी भक्ति करती हैं, ये सब भूल जाइए। सही में देश की सोचिए, उसको समझ में आ जाएगा इस नीट मामले में सरकार जिम्मेदार है। अरे भाई, आप किसी की भी भक्ति करते हैं, आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा तो इसी परीक्षा से होकर तो गुजरेगा। अरे एनटीए तक भी मामला नहीं है। ये नहीं है कि एनटीए के डीजी को, एनटीए के चेयरमैन को सजा हो जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस देश का है वो जिम्मेदार है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जिसके ऊपर आरोप लगा वही कह रहा है कि हम एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है, आप लोग आराम से बैठिए, कमेटी बनाते हैं, कमेटी जांच करेगी। एनटीए के चेयरमैन को हटा देते हैं। डायरेक्टर डीजी को हटा दिया, चेयरमैन को अभी भी नहीं हटाया, डीजी को हटा दिया है। और वो वही एनटीए कह रही है कि हम एक कमेटी बनाएंगे। मतलब आपने अनुपम पे आरोप लगाया तो अनुपम बोलेगा कि ठीक है अविनाश भाई रुकिए, मैं एक कमेटी बना देता हूं, मैं ये 5 लोग रहेंगे, ये 5 लोग जांच करके आपको बता दे। क्या करेंगे वो 5 लोग बताइए? तो ऐसे जांच होती है। नेचुरल जस्टिस, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये सिंघम सिनेमा बना दिया क्या कि अजय देवगन पे आरोप लगता है और उसी को बना दिया जाता है। जिसके ऊपर आरोप लगे वही जांच करवाएगा। अगर आप सही में ईमानदार हैं, अभी भी अगर सरकार ईमानदार है और देश के युवाओं के भविष्य की उनको चिंता है, तो मेरा मानना है कि देखिए क्या करना चाहिए उनको। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तो पहुंच चुका है, कई पिटिशनर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है सरकार को भी, एनटीए को, सबको। तो मामला तो कोर्ट में है। सरकार जाके कोर्ट में कह दे कि भाई आपकी निगरानी में जांच हो जाए समयबद्ध ढंग से, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर हो गया बात। हमको लगेगा कि नहीं ठीक है, सरकार कम से कम चाहती है कि जिसने भी गड़बड़ी की है वो पकड़ में आए। और तब हमें लगेगा कि सरकार में बैठे लोग जो है वो खुद उसका हिस्सेदार नहीं है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो बाकी सारे काम जो है वो लीपाप होती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बहस हम देख रहे हैं इस नीट में भी, सरकार तो एनटीए को बचाने में लगी हुई है, सरकार एनटीए के फैसले को बचाने में लगी हुई है। शिक्षा मंत्री का तो पहला बयान यही आया था कि पेपर लीक नहीं हुआ ही नहीं है। और फिर कहना कि हमसे जल्दबाजी हो गया। और सोचिए कि ये बयान कब आया? 5 मई से बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट एक जांच कर रही है। उनके एफआईआर में स्पष्ट पेपर लीक की बात की गई है। बिहार पुलिस के जांच पूरी तरह से पेपर लीक के ही इर्द गिर्द चल रही है। अगर एनटीए या शिक्षा मंत्रालय या मोदी सरकार संवेदनशील होती तो बिहार पुलिस की इस जांच, इस इन्वेस्टिगेशन, और बिहार पुलिस ने शुरू में ही कुछ अरेस्ट किए थे, इसके आधार पे ही कुछ अपना जांच शुरू कर देती है एनटीए में। अरे एनटीए का पेपर लीक हुआ है ना, जांच भले बिहार पुलिस कर रही है, वो कौन सी परीक्षा की जांच हो रही है? नीट की जांच, वो आपके परीक्षा की जांच कर रही है बिहार पुलिस। आपको ईमानदारी से जो है जांच शुरू कर देना चाहिए कि ये क्या हो गया, पेपर लीक कैसे हो गया। लेकिन पूरा महीना बीत गया, आपको एक्टिव हो जाना चाहिए था। आप एक्टिव हुए तो आपने क्या किया? 14 जून का रिजल्ट 4 जून को घोषित कर दिया। वहां बिहार पुलिस जांच कर रही है और आपकी एक्टिविटी क्या हो रही है? आप असल में जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनको बचाने के का काम कर रहे हैं। सरकार की जितनी भी एक्टिविटी है नीट मामले में, वो सब, अगर कोई माफिया है जो इसने पेपर लीक करवाया है तो उस माफिया को बचाने की दिशा में ही प्रतीत होता है एक एक फैसला। वरना आपको तो बिहार पुलिस की जांच के आधार पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना चाहिए था, तब ना हम मानते कि नहीं आप स्वतंत्र हैं। वो तो हुआ नहीं। और अब जाके शिक्षा मंत्री उसके बाद भी कह देते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। आप एक बार बात कर लीजिए ना उनसे, ईओयू के जो चीफ हैं हसनैन साहब, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। पब्लिक डोमेन में है सब चीज, तो भी आप नहीं कर पा रहे हैं।
सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। ये भी नहीं है कि वहाँ विपक्ष की कोई सरकार है और बिहार पुलिस को यहाँ विपक्ष की सरकार भी नहीं है। और बिहार पुलिस ने आखिरी में ये भी आके कह दिया कि हमें कोऑपरेशन नहीं मिला सेंटर से। वो नीट की परीक्षा की जांच कर रही है, पेपर लीक की जांच कर रही है बिहार पुलिस, और उस बिहार पुलिस को एनटीए जो है सहयोग नहीं दे रही है जांच में। जांच में सहयोग कौन नहीं देता है? जो चोर होगा वही नहीं देगा। तो आपने खुद बता दिया कि कौन चोर है इस मामले में। भाई इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ना। तो इतना देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं, इतना ऑब्वियस होने के बाद, इतना स्पष्ट होने के बाद भी हम लोग अगर एक्टिंग करते रहे, देखिए इतना एक्टिंग तो नहीं हो पाता है मुझसे, हम लोग एक्टिंग करते रहे कि नहीं सरकार बहुत संवेदनशील है युवाओं के भविष्य के प्रति, ये सरकार निष्पक्ष ढंग से जांच करेगी, किसी के साथ अन्याय, ये सब अच्छी अच्छी सुंदर बातें जो है कोई भी किसी के भी बारे में कर सकता है जिसका कोई सिर पैर है नहीं। वो काम से समझ में आता है कि कौन कितना संवेदनशील है, किसकी कैसी नीयत है। इस मामले में जो सरकार का काम रहा है, वो सरकार को अगर किसी खेमे में खड़ा करती है तो वही है, अपराधी की खेमे में खड़ा करती है। अगर आप किसी को बचा रहे हैं तो अपराधियों को बचा रहे हैं आप। अगर इसमें न्याय और अन्याय का मामला है तो सरकार अन्याय के तरफ है, न्याय के तरफ नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में। अच्छा, चूंकि ये तो एक पॉलिटिकल एलिगेशंस कह लीजिए या इसको राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी कह लीजिए, जैसे इस देश में एक परीक्षा है जो अभी बहुत शुचिता के साथ होती आई है, वो है यूपीएससी। कभी सवाल उस पर उठे नहीं है, मुझे शायद 91 या 92 में एक बार उठे थे, उसके बाद कभी उस पर सवाल नहीं उठे हैं। क्या यूपीएससी जिस तर्ज पर परीक्षा लेती है उस तर्ज पर ऐसी परीक्षाएं नहीं ली जा सकती हैं जिनसे पूरे देश के भविष्य और खासतौर से किसी के जीवन मरण का सवाल हो? जैसे नीट पीजी है, आप इसमें कोई क्लर्क नहीं बना रहे हैं, आप एक स्किल्ड डॉक्टर बनाने जा रहे हैं जिसका एक ऑपरेशन आपको जिंदा कर सकता है, आपको मार सकता है। क्या ऐसी परीक्षाओं को यूपीएससी की तर्ज पर नहीं किया जा सकता है? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब हमारे ही देश में कई ऐसे मॉडल्स हैं, सक्सेसफुल मॉडल, जिसको देखकर हमें लगता है। और मान लीजिए आप तो यूपीएससी की बात कर रहे हैं, मैं लोकसभा चुनाव कंडक्ट कराने की बात करता हूँ। हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं वो छोटा मोटा एक्सरसाइज है क्या? बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा एक्सरसाइज दुनिया में पता नहीं और होता होगा कि नहीं। इतना बड़ा कहीं नहीं, 1000 करोड़ का खर्चा इस बार का। और सिर्फ खर्चा ही नहीं, आप समझिए उसके लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, उसका कोऑर्डिनेशन, उसको एग्जीक्यूट करने के चैलेंज। नॉर्थ ईस्ट में एक जगह पे एक वोटर है, उसके लिए आपको पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। और कभी आपने सुना किसी लोकसभा चुनाव में कि नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख थी वो बढ़ गई है 10 दिन बाद, रिजल्ट आने वाला था 4 जून को, लेकिन 3 महीने से आया नहीं है, पता नहीं चल रहा है कब आएगा? कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना हुआ। एक मॉडल इलेक्शन कोड है, उसका सब लोग पालन करते हैं। इलेक्शन के लिए मॉडल इलेक्शन कोड हो सकता है तो एग्जाम के लिए मॉडल एग्जाम कोड क्यों नहीं हो सकता? इतना बड़ा एक्सरसाइज अगर हम सक्सेसफुली करा सकते हैं, ये वही तंत्र करवा रहा है ना, इसमें वही अधिकारी लोग हैं ना। इसमें 90 करोड़ से ज्यादा लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी वैसे ही अधिकारी सब है ना, हम ही लोग करवा रहे हैं ना बेसिकली ये। तो हम ही लोग जब नीट की परीक्षा कराने जाते हैं तो क्यों नहीं करा पाते? वो उसकी तुलना में, मैं तो उससे तुलना कर रहा हूँ, उस लोकसभा चुनाव को कंडक्ट कराने की तुलना में नीट परीक्षा कंडक्ट कराना क्या है? कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है। तो सवाल ये है कि हम क्यों नहीं करा सकते? सिर्फ इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ पे जब परीक्षाओं की बात आती है तो इस सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इन चीज़ों को करने की। जब तक देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, वहाँ से सब चीज़ निर्धारित होता है। इस भ्रम में देखिए हम लोगों को किसी को नहीं रहना चाहिए कि कोई खराब अफसर आ गया तो खराब हो जाएगा, अच्छा अफसर आ गया तो अच्छा हो जाएगा। अल्टीमेटली देश चलता है नेताओं से और पॉलिटिकल लीडरशिप से। उनका ओरिएंटेशन सही होगा, नियत सही होगा, काम करने का तरीका सही होगा तो वो अच्छा काम करवाएंगे। उनका गड़बड़ होगा तो गड़बड़ होगा। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है इस समय हमारे देश में कि अच्छा होता है तो नेताओं को क्रेडिट मिलता है, खराब होता है तो अधिकारी खराब होता है। ये एक जनरल पैटर्न है, कुछ भी हो। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ आपको इस बात को समझाता हूँ। मान लीजिए आपके जितने दर्शक हैं वो लोग भी कल्पना करें एक बात, एक कल्पना की दुनिया में मैं आपको ले जा रहा हूँ कि पिछले 10 साल में इस देश में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ होता। असल में लगभग 100 हुए, 70 कहा जा रहा है 7 साल में। मैं बता रहा हूँ पिछले 10 साल में 100 से कम पेपर लीक और अनियमितताएं नहीं हुई हैं हमारे देश में। लेकिन मान लेते हैं एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा भारत जिसमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ होता, सारी परीक्षाएं समयबद्ध ढंग से, बिल्कुल सुचारू रूप से, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिल्कुल मेरिट के आधार पे सुंदर ढंग से संपन्न हो जाती। ये पूरा परीक्षा तंत्र जो है इस मामले में राम राज्य आ गया होता, ठीक है ना।
तो हम और आप क्या कह रहे होते अगर इस 10 साल में ये हो गया होता तो? सरकार बहुत शानदार है, मोदी जी ने कमाल कर दिया। सिर्फ सरकार शानदार नहीं है, हम स्पष्ट रूप से एक एक आदमी ये कहता मोदी जी ने कमाल कर दिया। मैं भी कहता इस बात को, कोई दिक्कत नहीं वो कहने में। तो अच्छा हो जाता तो हम ये बात कहते। अब बेड़ा गर्क हो चुका है, इस बात से तो किसी की असहमति नहीं होगी। कम से कम परीक्षा और भर्ती परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, नौकरी रोजगार के मामले में तो हमारे देश में सिस्टम का एकदम बंटाधार हो गया। तो जब बंटाधार हो गया तो ये क्यों नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने बंटाधार कर दिया? क्योंकि आप जैसे ही मोदी जी की बात कहेंगे तो फिर ये कहेगा कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी तो उनमें भी पेपर लीक हुए, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी तो वहां भी शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, अच्छा, जब बिहार में तेजस्वी यादव मैं बता रहा हूं, तो भी हुआ। लेकिन अच्छी बात क्या है, अखिलेश यादव ने अपनी जाति के लोगों को भर्ती कर दिया। इस तरह के आरोप लगते हैं, समर्थक लगाते हैं। ठीक बात है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये कोई एक केंद्र का मामला नहीं है, सभी राज्यों का, मतलब पूरे देश का मसला है। ये पूरा मसला जो है कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। करोड़ों खर्च करके कई इवेंट्स उन्होंने किया है, परीक्षा पे चर्चा किया। और परीक्षाओं को लेकर इस वक्त हमारे देश में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? पेपर लीक। परीक्षा की बात है तो सबसे बड़ी चिंता पेपर लीक है। लेकिन जो आदमी परीक्षा पे चर्चा करे और पेपर लीक पे कभी चर्चा ना करे, तो वो छलावा नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? क्यों हम ये ना कहें? मतलब आज देखिए, आज पूरा देश परीक्षा पे चर्चा कर रहा है। आज हम दोनों भी बैठ के परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं ना। देश का एक एक नागरिक परेशान है। इस वक्त पूरा देश सुनना चाहता है प्रधानमंत्री से कि वो कुछ विश्वास जगाएं, वो कहें कि नहीं गलत हुआ है तो हम गलत नहीं होने देंगे, इसको ठीक करेंगे, इसकी स्वतंत्र जांच करेंगे, कुछ बयान दे, एक शब्द बोले। लेकिन अभी वो परीक्षा का प नहीं बोल रहे हैं, नीट का ना उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। अभी इस वक्त जब क्राइसिस में हैं हम, तब वो पूरी तरह से गायब है। जब ये बातें बंद हो जाएंगी आज से 4 महीने बाद, तब वो परीक्षा पे चर्चा करेंगे। और परीक्षा पे चर्चा करके क्या कहेंगे कि दही शक्कर खा के एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद लेने चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, रात को अच्छे से नींद लेना चाहिए, कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर देने चाहिए, आसान प्रश्नों के बाद में उत्तर देने चाहिए। ये खुद को गार्जियन की तरह स्थापित करके आप ये ज्ञान दे रहे हैं। भाई इसके लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, वो आपको प्रधानमंत्री इसके लिए बनाया गया था। आज इस वक्त जब एनटीए नीट पे बहस हो रही है तो आप सामने आइए, सवालों के जवाब दीजिए, देश का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। इस वक्त आप गायब हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए मैं उनको ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि आप ये सारा तमाशा नाटक करके मतलब कैसे आप बिना अकाउंटेबल रह सकते हैं? भाई देश में कोई आपसे सवाल ना पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए इन सारी चीज़ों के बावजूद सवाल तो नहीं पूछ सकते आप उनसे। अब भी हो सकता है कि इस सरकार में थोड़ी बहुत जो चीज़ें बदली हैं, जो मोदी 3.0 है, उसमें सीटों का जो गणित है उसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए। इससे पहले तो नहीं हुआ, 10 साल तो हमने देखा ही देखा। बस जैसे, और मैं यही देख रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं, पप्पू यादव पूर्णिया का निर्दलीय सांसद, क्या लेना देना है उसको? कोई लेना देना नहीं था। शपथ लेता है और वो बोलता है रीनीट। जो सदन शुरू हुआ है इसमें नीट की चर्चा हो रही है और कोई मंत्री अभी तक जवाब देने को तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो शपथ चल रही है, उसके बाद ही सारी चीजें होंगी। क्या लगता है कि पप्पू यादव जैसे निर्दलीय सांसद या राहुल गांधी जैसे जो विपक्ष के नेता हैं, उनके दबाव बनाने पर एनटीए में बदलाव क्या आ सकता है, या इस परीक्षा प्रणाली में बदलाव क्या आ सकता है? क्योंकि बात नीयत की तो है। अगर इनके दबाव में नीयत सही हो भी गई तो क्या नीति सही हो पाएगी? क्योंकि बात सिर्फ इसी प्रधानमंत्री की या इसी सरकार की नहीं है, पिछले 10 साल की नहीं है, हम तो ये हमेशा से देखते आए हैं। मैं इसमें एक थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं। देखिए, परीक्षाओं में गड़बड़ियां पहले भी होती थी, और लेकिन आपको याद होगा ज़्यादातर परीक्षाओं में जो गड़बड़ियों का जो नेचर होता था हमारे देश में, वो क्या, वो चीटिंग के नेचर का होता था। जो जरा दिखा दो क्या लिखे हो। हाँ, उतना ही नहीं, मतलब सॉल्वर्स बैठा दिए जाते थे किसी अभ्यर्थी का फोटो ब्लर करके। लेकिन वो सब ऐसे होता था ना कि आपको बीएड का एंट्रेंस देना है, उसमें बिठा दिया। हाँ, उसमें भी, या इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी, कई परीक्षाओं में होता था। लेकिन मैं एक फ़र्क बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या हुआ है। कि जिसको स्कॉलर कहते थे कि भाई किसी को एप्लीकेंट कोई और है और पैसे लेकर किसी और को बैठा दिया, उसने इसको पास करा दिया, किसी ज़्यादा से ज़्यादा किसी एग्ज़ाम सेंटर को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। पेपर लीक जो है ना, पेपर लीक नहीं हुआ करता था पहले। पेपर लीक कैट का हुआ तो बवाल मच गया था पूरे देश में, जब रंजीत डॉन का नाम आ गया, वो हुआ था पेपर लीक। उसके अलावा
रेगुलर पेपर लीक हमारे देश में नहीं हुआ करते थे पहले, चीटिंग हुआ करता था अलग अलग तरह का, कुछ कुछ छोटे छोटे स्केल पे ऑर्गेनाइज चीटिंग भी, कई कई अभ्यर्थियों के लिए कई अलग अलग स्कॉलर्स को बैठाना, इस तरह की चीज़ें होती थी। बाद में टेक्नोलॉजी आई तो थोड़ा बहुत ये सब शुरू हुआ, स्क्रीन शेयरिंग वाला काम, एमी डेस्क और इन सब से शुरू हुआ, ब्लूटूथ लगा करके। लेकिन ये जो है ना कि परीक्षा का पेपर लीक ही कर लेना और एक के बाद एक हर परीक्षा में कर लेना, ये नहीं होता था हमारे देश में। ये तो पिछले 10 साल की देन है, इसको कोई आंकड़ों से झुठला के दिखा दे हमको। और ये उस समय की देन है जिस समय हमको परीक्षा पे चर्चा करने वाला प्रधानमंत्री मिला है, तब हुआ है। आज भी प्रधानमंत्री जी पेपर लीक पे चर्चा कर दें इस वक्त, जिस वक्त देश सुनना चाहता है, मैं बिल्कुल खुशी खुशी सुनूंगा, उसकी तारीफ करूंगा उनकी। सवाल क्यों ना पूछूं भाई, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं इस बात से। आपको प्रधानमंत्री बना, आप गायब हो जाते हैं, जिस वक्त क्राइसिस होता है उस वक्त, जब क्राइसिस खत्म होने लग जाता है आप अवतरित हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। अगर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इस 3.2 सरकार में कि पेपर लीक हुआ है तो वाकई शिक्षा मंत्री ही जवाब देने आया है। पिछली सरकारों में ये पेपर लीक हुआ होता तो हो सकता है रक्षा मंत्री आके कड़ी निंदा कर जाते हैं। ठीक बात है। या चीन पे सवाल होता तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह नहीं बोलते, धर्मेंद्र प्रधान आके बोल जाते हैं। ठीक बात है। ये इस तरीके का होता है, तो पहली बार कम से कम बोले तो हैं। हाँ। तो क्या इससे उम्मीद है कि अगली ये जो अगला नहीं, उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। मुझे 2 कारणों से उम्मीद है। एक तो देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया है उसमें मुझे लगता है कि रोजगार, नौकरी एक बड़ा मुद्दा बना है, अग्निपथ एक बड़ा मुद्दा बना है। जो सीटों की संख्या घटी है उत्तर बिल्कुल, प्रदेश उसका में, सबसे बड़ा कारण यही है। इस चुनाव में जो सीटों की संख्या पे जो प्रभाव पड़ा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो यंग वोटर्स हैं, जो जॉब एस्पायरिंग यूथ है, उनका मोदी जी के प्रति मोह भंग हुआ है। जो मजबूती से मोदी जी के साथ थे 2014 में नौकरी 2 करोड़ देने के मामले में, या 2019 तक भी साथ में रहे, उनका इस वक्त साथ छूटा। इसी कारण से चुनाव में आप वो इंथुजियाज्म नहीं देखते थे। चुनाव के दौरान ये चर्चा भी होती थी कि चुनाव बड़ा चढ़ नहीं पा रहा है, हम लोग भी जाते थे। कारण क्या है? देखिए, यंग लोग जो है ना, जब वो उत्साहित नहीं है तो फिर कोई उत्साहित नहीं है। बाकी लोग तो जो जिसके वोटर्स हैं वो हैं ही। जो यंग वोटर्स हैं उनका मोह भंग हुआ। खास तौर पे ये जो पूरा बेल्ट है ना, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में, हिंदी पट्टी के राज्यों में, जहाँ पे आपने ज्यादा सरकारी नौकरी के ज्यादा क्रेज है, जहाँ आपने ज्यादा एजिटेशंस देखे हैं, जहाँ ज्यादा पेपर लीक भी हुए हैं, जहाँ ज्यादा यूथ जो है असंतुष्ट है और आक्रोशित है, वहाँ पे ज़्यादा असर पड़ा है। उसी का परिणाम ही है ये जो रिजल्ट के आंकड़े हैं। तो एक इस कारण से मैं होपफुल हूँ कि इस देश के युवा मुद्दों पर सोचने लगे हैं कम से कम। दूसरी बात, ये जो आंकड़ा है अभी, वैसे तो पूरी कोशिश हो रही है इस सरकार में ये दिखाने की कि इस आंकड़े का कोई असर नहीं पड़ा है, सब कुछ वैसा ही रहेगा, स्पीकर की चेयर में वही होंगे जो पहले थे। तो ये दिखाने की पूरी कोशिश है, ये जो एक प्रिटेंशन है कि कुछ बदला नहीं है, लोगों को ये मैसेज जाए। लेकिन बदला तो है अंदर से, तो हम सब जानते हैं कि बदला है, और जो बदला है उसका असर होगा आने वाले समय में। इन स्थितियों को ठीक अगर नहीं किया जाता है तो आंदोलन की संभावना या लोगों के एकजुट होकर रेसिस्ट करने की संभावना, जिसको कम कर दी गई थी पिछले सरकार में, वो इस बार बढ़ेगी। तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कुछ ना कुछ करने के लिए, अपनी नीयत ठीक करने को मजबूर होना पड़ेगा। नीयत ठीक करेंगे तो नीति ठीक होगी, नीति ठीक होगी तो नीट ठीक हो जाएगा। और समाधान की कमी नहीं है। समाधान तो सरकार के लोग, सरकार की कमेटियां, भाई हम लोगों को बुला लें, हम लोग बैठ के जो है सो कई उनकी पूरे परीक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए जहाँ जहाँ जो सुझाव देने हैं देंगे, खुशी खुशी देंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक चूँकि आखिरी सवाल आपसे, चूँकि बात आंदोलन की आपने की कि आंदोलन होंगे नहीं होंगे, कम होंगे, युवाओं के लिए अभी तक तो आपने सरकार के लिए और नीति नियंताओं के लिए जो भी बताया, जो भी कहा, यूथ के लिए क्या मैसेज है? नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करेगा, नीट का अभ्यर्थी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है या डॉक्टरी पेशे का होता है, तो उसका प्रोटेस्ट एक दायरे में हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है या शांत हो सकता है। जो आदमी सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ लगाता है कि मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, सिपाही बन जाऊंगा, वो दौड़ता है, उसमें एक गुस्सा भरा होता है। अगर आंदोलन के दौरान उसका गुस्सा किसी भी तरीके से प्रस्फुटित होता है, जाहिर सी बात है सरकार बहुत ज़्यादा हावी होती है। ऐसी परिस्थितियों में आपका इन यूथ के लिए क्या मैसेज होगा कि कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, अगर आपको आंदोलन करना भी है तो? क्योंकि देखिए, हमारे कहने से ये रुक नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कल पेपर लीक रुक जाएगा, हो सकता है कि कल पुलिस भर्ती परीक्षा हो, उसका पेपर लीक हो और यूथ सड़क पे आ जाए। उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? अविनाश जी, मेरा मानना है कि हमारे देश के चरित्र में एक गुण है जो अंतर्निहित है बिल्कुल हमारे, वो है आंदोलनों के प्रति एक सकारात्मक भाव।
उसका कारण है, हमें आज़ादी ही आंदोलन से मिली। मतलब भारत शायद दुनिया का इकलौता देश है जिसकी आज़ादी की लड़ाई को स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि ऐसे ही आंदोलन करने वालों को जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं उन्होंने आंदोलन जीवी कहा है। उसी पे मैं आ रहा था कि हमारे देश की आज़ादी आंदोलन से मिली। हमें जो संविधान मिला वो एक आंदोलन का एक रूप था। और हाल फिलहाल के वर्षों तक किसी भी आंदोलन को आम लोग हमेशा पॉजिटिव नज़र से देखते थे। कोई आंदोलन कर रहा है तो कुछ अच्छा कर रहा है। उसको बदलने की कोशिश हुई है पिछले 10 साल में। ऐसा बनाया गया कि कोई आंदोलन, मतलब ये अन्ना आंदोलन तक तो बिल्कुल पॉजिटिव था। मतलब कांग्रेस के भी जो समर्थक होते उस समय वो कहते कि नहीं, आंदोलन कर रहा है तो अच्छा है, ये तो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कर रहा है। उसको अब ऐसा बदला गया है कि जो आंदोलन कर रहा है वो कुछ रुकावट पैदा कर रहा है, वो कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, वो देशद्रोही है। एकदम इस तरह का इमेज बनाया गया है आंदोलनों के प्रति। लेकिन ये बनाने की ऊपर कोशिश हुई है प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए, सरकार के जरिए, लेकिन देश के चरित्र में वो नहीं है। देश के चरित्र में लोग एक समय आंदोलन के खिलाफ बोलने भी लग जाए। न्याय होता है तो आंदोलन समझ में आता है और गांधी जी याद आते हैं और अहिंसा भी याद आता है। ये एक एक आदमी को पता है कि आप अहिंसक आंदोलन करेंगे तो सफलता की ज़्यादा संभावना है, हिंसा करेंगे तो स्टेट आपको कुचल देगा। ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो दिन रात आंदोलनों में रहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। जो आंदोलन के बीच में आप जिस दिन ये बात कहेंगे किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए, एक आदमी नहीं होगा जो कहेगा नहीं बिना हिंसा के काम नहीं होगा। दिक्कत ये है कि आंदोलन की प्रैक्टिस सबको नहीं होती है, जो आपने बात कही। अब जो सेना के अभ्यर्थी हैं, जो नौजवान है 18 साल का, 19 साल का, 20, उसके अंदर जो गुस्सा, उसको पता नहीं उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। तो ये ओनस जो है ये सरकार के ऊपर है। ये ओनस जो है नागरिकों पे नहीं है। कोई हमको अपने गुस्से को प्रकट करने की ट्रेनिंग हमको स्कूलों में नहीं मिली है। हम गुहार लगाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, आप हमको इग्नोर करते रहेंगे, किसी दिन गर्दन पकड़ लेंगे आपकी। ऐसे ही करता है आम नागरिक, आम यूथ ऐसे ही करता है। फिर उसका मुकदमा होगा, मेरे जैसा आदमी ऐसा नहीं करता। सवाल इसलिए है ना कि जो सामान्य इंसान है, जैसे आप आंदोलन करते हैं और आप पे अगर 4 मुकदमे दर्ज भी हो जाए तो आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि क्योंकि अब आपको पुलिस भर्ती की तैयारी नहीं करनी है, आपको ऐसे ही यूथ को लीड करना है। लेकिन जो 18 साल का लड़का है जो प्रोटेस्ट करता है और उस पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और बाय द वे कभी फ्रेश भर्ती होती भी है तो फिर जाकर के वो पुलिस जांच तो आंदोलन, देखिए ना, दिक्कत यह है कि आंदोलन को कुचलने की नीति बना ली गई है। जैसे पहले की सरकारों में क्या होता, आंदोलन होता था तो सरकार कुछ इंगेज करती थी, डायलॉग करती थी, सुनती थी। मान लीजिए नहीं भी मानना हो ना तो भी बात करके कहती थी कि नहीं मानेंगे, उठा करके वैन में रख दिया, फिर छोड़ के थोड़े ले जाके 10 किलोमीटर दूर ले जाके खेत में छोड़ दिया। ये नहीं होता था कि नहीं आप कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको लाठी तो पड़ेगी ही और आपको देशद्रोही बोला ही जाएगा हर हाल में और आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो नेचर है ना कि जो सरकार से सवाल कर रहा है वो कोई दुश्मन है, ये तो पहले नहीं हुआ करता था। तो अब देखिए, अब जो आंदोलन होंगे बिल्कुल होगा हर हाल में और यूथ अपनी बात कह रहा है, सरकार को सुनना चाहिए। सरकार अगर नहीं सुनती है तो बड़ा आंदोलन होगा। और हमने पिछले कुछ आंदोलनों में देखा, हमने अग्निपथ का विरोध किया, आपको याद है। मुझे तो मतलब सिर्फ इसी अपील पे अरेस्ट कर लिया गया था कि इसका विरोध किया जाएगा। हमने तो बस इतना कहा था, इसी नाम पे तिहाड़ जेल घूम आए हम। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जुडिशियल कस्टडी भेज दिया भाई, जबकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जुडिशियल कस्टडी नहीं भेज सकते, लेकिन मुझे वो भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। लेकिन उसके बावजूद अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन हुए और आंदोलन ने हिंसक रूप भी लिया कहीं कहीं पे। अब ये जो हिंसक रूप लेना है, इसके देखिए, इसकी ओनस जो है, दायित्व जो है वो सरकार पे होता है कि आप अपने नागरिकों को उस हद तक ना दबा दें, उस कॉर्नर तक लेके ना चला जाए जहां डर ही खत्म हो जाए, जहां पे कि वो मतलब दिन रात डराते ही रहेंगे। एक समय आएगा ना जब कहेंगे कि ना भाई अब हमको डर नहीं लगता है। रेलवे भर्ती के लिए आंदोलन हुआ, आप सुन ही नहीं रहे हैं, कहा जा रहा है सुन ही नहीं रहे, ट्रेनों को रोक दिया गया हर जगह। उसके बाद भी सुन लेते आप, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसी की नौकरी नहीं लगेगी, उसके बाद आंदोलन हिंसक हो गया। तो आप देखिए, कम से कम यूथ के साथ ये काम नहीं कर सकते। ये जो रणनीति है कि डरा के चुप करा देंगे, वो युवाओं के समूह के साथ नहीं किया जा सकता। किसी एक इंडिविजुअल युवा के साथ कर सकते हैं, बैठा के उसको डरा सकते हैं। जब यूथ संगठित होकर कुछ बात कह रहा है तो उसको डरा नहीं सकते। कम से कम आप 2 दिन में समझ में आ गया सरकार को कि हमसे गलती हो गई, जो हमने रेलवे से नोटिस जारी कर दिया था। और 2 दिन बाद रेल मंत्री कहने लगे कि हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। तुरंत ट्रैक पे आ गए, क्योंकि वोटर भी तो है ना। वोटर असल में तो वोटर है, भाई बहन और बच्चे तो बाद में है, तो वो चिंता तो उनको होगी ही। और भारत जैसे देश में देखिए, अगर युवाओं का मोह भंग हो जाता है उसके बाद आप राज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी कर ले, दुनिया का सबसे युवा देश है भारत,
70-75% आबादी का हिस्सा है जो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का है। आप उस सेक्शन को दुखी करके राजनीति तो नहीं कर सकते। तो ये चिंता तो सरकार को होनी चाहिए। इस कारण से मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ इस समय भी। मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में सरकार थोड़ा संवेदनशील होगी, पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा सुनेगी और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगी। विपक्ष को लेकर के क्या सोचते हैं आप, चूँकि विपक्ष भी बहुत मजबूत हुआ है और आप लोगों के बात कहने से पहले, युवाओं के बात कहने से पहले राहुल गांधी वो बात कहना शुरू कर चुके हैं, नीट वाली, परीक्षा वाली, बेरोजगारी वाली, महंगाई वाली, दवाई वाली। जितने भी विपक्षी नेता हैं लगभग सेम पेज पे आ गए हैं और सेम बातें कर रहे हैं। उम्मीद लगती है क्या कि इस बार विपक्ष, खासतौर से जब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो कुछ युवाओं को उम्मीद नहीं? ये ठीक बात है कि इस बार का जो विपक्ष है वो पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा संगठित भी दिख रहा है, ज़्यादा कोहेरेंट ढंग से बात भी कर रहा है। और विशेष तौर पे राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो सिर्फ परिणाम के बाद ही नहीं, परिणाम से पहले भी, क्योंकि हमारा तो इंगेजमेंट रहता है, क्योंकि इस मुद्दे पे, इस एजेंडा पे हम चाहते हैं कि राजनीतिक विमर्श बने, चुनाव में चर्चा बहस हो। तो राहुल गांधी ने जो न्याय गारंटीज़ जो देश को दी, जो उन्होंने, जिसका मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ा, उसमें हमने सहयोग भी किया, उसमें बाकायदा उसमें कॉन्टिन्यूस डायलॉग रहा उनके साथ, और कि नौकरियों को लेकर, रोज़गार को लेकर, अग्निपथ को लेकर क्या कहा जाना चाहिए उन्होंने कहा, और सिर्फ स्पष्टता और समझदारी के साथ नहीं, एक कन्विक्शन के साथ कहा। इम्पॉर्टेंट बात ये है, उसका उनको परिणाम भी मिला है। मुझे लगता है कि विपक्ष के ज़्यादातर नेता इस बात को अगर समझेंगे कि युवाओं का जो वर्ग है, रोज़गार का जो मुद्दा है, इस पर अगर कन्विक्शन के साथ, ईमानदारी के साथ लगातार कुछ बात कहेंगे, लगातार सक्रिय रहेंगे अभियानों में, तो इसका उनको पॉलिटिकल डिविडेंड भी नेचुरली मिलेगा ही। लेकिन सिर्फ इस कारण से ना बोले क्योंकि पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा, इस कारण से बोले क्योंकि ये सही में गंभीर है। अगर देश की चिंता है तो ये मुद्दा है जिस पर सबसे ज़्यादा सोचने की, चिंतन करने की ज़रूरत है। वो राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ लगातार, जब वो यात्रा कर रहे थे उस वक्त भी लगातार बोल रहे थे उन मुद्दों पे जिस पर कई बार पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोलने से बचते हैं। मतलब वो अप्रेंटिसशिप की गारंटी दे रहे हैं, ये बड़ी बात है जो जब वो दे रहे थे। तो अब चलिए सरकार नहीं बनी वो अलग बात है, लेकिन ये कहना कि हर ग्रेजुएट को 1 साल के लिए हम नौकरी देंगे, टेक्निकली वो अप्रेंटिसशिप है, नौकरी नहीं है, लेकिन एक तरह की हैंड होल्डिंग है। जब आप बिल्कुल क्लूलेस होते हैं, आपको सीवी बनाना भी नहीं आता है, उस वक्त आपको 1 साल के लिए एक अप्रेंटिसशिप मिल जाए जिससे स्किल एनहांसमेंट भी हो रहा है, आपको कुछ पैसा भी जेब में मिल रहा है, तो आप जॉब मार्केट के लिए तैयार और जब उस पैसे की आदत पड़ जाएगी तो आप जॉब फिर छोड़ तो मेरा ये अनुभव रहा है कि आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टी के लोग राइट्स, अधिकार, गारंटी जो है ना, ये देने से बचते हैं। वो कहने को तो कोई भी कह दे, अनुपम की गारंटी, मोदी की गारंटी, अविनाश की गारंटी देते रहे, वो अलग चीज़ है, लेकिन नीति में सही में कोई गारंटी है अगर, तो वो बड़ी बात होती है। ये सब उन्होंने बोलने की कोशिश की। तो ये भी एक फैक्टर है कि युवाओं का मोह भंग सिर्फ मोदी जी के प्रति नहीं हुआ, युवाओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो राहुल गांधी के प्रति पॉजिटिव और सॉफ्ट भी हुआ है। चलिए, तो चूंकि मुद्दा बहुत बड़ा है, मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है, मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो इस पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। अभी नई सरकार बनी है, नया सत्ता पक्ष बनाया है, नया प्रतिपक्ष बना है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के अपनी सही नीयत से एक ऐसी नीति बनाएंगे कि युवाओं के भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ ना हो। शुक्रिया।